आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल। थोड़ा सा केमिस्ट्री है इस चैप्टर में। ये आप केमिस्ट्री में भी टॉपिक पढ़ते हैं वाला, समझ में आ रहा है। आइए, सबसे पहले देखिए जानना जरूरी है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। कोई बताएगा क्या है बायोमोलिक्यूल्स? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज देखिए यह है जितने बायोमोलिक्यूल होते हैं सारे ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ये क्या है? आर ऑर्गेनिक। लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। बट ऑल ऑर्गेनिक, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉट बायोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? ऑर्गेनिक है लेकिन वो बायोमोलिक्यूल में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पॉलीथीन लिखेंगे, ये बायोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक। अब देखिए तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन है अब दिया है बुक में आपके कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो अर्थ क्रस्ट में हो, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में और हमारी बॉडी में भी एलिमेंट हैं, वो क्या है? सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। द एलिमेंट्स विच फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट लिविंग सिस्टम में भी होते हैं। फिर डिफरेंस कहां होता है? परसेंटेज में डिफरेंस होता है। एक टेबल बनी हुई है, बुक में भी समझाते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, एलिमेंट्स, नोट करते जाइएगा शॉर्ट फॉर्म में, एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट में एलिमेंट हैं, आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू लिविंग सिस्टम, वही हमारी बॉडी में भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मीन्स नॉन लिविंग में और लिविंग में जो एलिमेंट्स हैं दोनों में क्या लगभग सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है? केमिकल कंपोजिशन में है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो है इन परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब उनके परसेंटेज में डिफरेंस होता है। समझ में आया। जैसे बुक में एक टेबल बना हुआ है, अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट हैं और जो बॉडी में है हमारे, एक टेबल बनी हुई है, देख रहे हैं ये। इस टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं? देखिए, जो कुछ इसमें से एलिमेंट आपको ये इधर वाले जो लिखे गए हैं ये अर्थ क्रस्ट में हैं और इस साइड वाले क्या, राइट हैंड वाले बॉडी में है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बॉडी में ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनका परसेंटेज लिविंग सिस्टम में ज्यादा होगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में है। टेबल नहीं रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कौन कौन से एलिमेंट बॉडी में ज्यादा होते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और फास्फोरस, ये आपके 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। आर मोर इन परसेंट वेट, इन ये मतलब परसेंट में क्या है, ज्यादा होते हैं, कहां? इन लिविंग देन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये एलिमेंट आपको लिविंग सिस्टम में, आप देख लीजिए परसेंटेज दिया हुआ है, इनका परसेंटेज क्या है लिविंग बॉडी में ज्यादा है।
अगर बुक में तो ये इतना अच्छे नहीं, बुक ने लिखा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मोर कॉमन इन द लिविंग सिस्टम देन अर्थ क्रस्ट। तो इनमें से भी देखा जाए तो लिविंग में इनमें से भी कौन से ज्यादा है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब इनका परसेंटेज लिविंग सिस्टम में बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मोर कॉमन है यहाँ पर। और यही एलिमेंट जो है हमारी बॉडी में 99% पार्ट बनाते हैं। जितना हमारी बॉडी में सब कुछ बना हुआ है वो इन्हीं एलिमेंट की वजह से है। ठीक है, 99% कंट्रीब्यूशन इन्हीं एलिमेंट का होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया यहाँ पर। अब एक चीज कहा जाए कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अर्थ क्रस्ट में और लिविंग सिस्टम में दोनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बताइए। टेबल में कंपेयर करिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अर्थ क्रस्ट में भी ज्यादा है और लिविंग सिस्टम में भी ज्यादा है, दोनों में। ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है इज मोर, ज्यादा होता है इन बोथ अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग में। ठीक, अब आगे समझाया गया है कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। किसी भी प्लांट के या किसी एनिमल में या किसी माइक्रोब की बॉडी में जो एलिमेंट हैं उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे प्लांट की लीफ है, आप चाहिए इसमें पता लगाना कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो उसको पता लगाने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है, एलिमेंटल एनालिसिस है। ठीक है, टॉपिक क्या लिखा है बुक में, बुक में एक टॉपिक लिखा गया होगा, इसके बाद देखिए आपका हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन, इसको हटा करके लिखते हैं केमिकल। ठीक है, कैसे हम लोग हाउ एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, किसी भी लिविंग पार्ट का, ठीक है, किसी भी, आइए, लिविंग पार्ट का, कोई भी लिविंग सिस्टम का कोई पार्ट है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए बताया गया है कि आप जो है लिवर, मान लीजिए हम लिवर का कोई एक पीस लेते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं, या प्लांट, क्या करें, कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, उसमें लिखा है लिवर पीस ले लीजिए। अगर एनिमल का ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट में कोई भी पार्ट ले सकते हैं, प्लांट की लीफ ले सकते हैं, प्लांट का लीफ, या फिर माइक्रोबियल पेस्ट, माइक्रोबियल पेस्ट, माइक्रोब का चटनी। ठीक है, माइक्रोब को ले सकते हैं आप। इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कराएंगे, इसको ग्राइंड कराएंगे, किसमें, एन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें ये हो क्या रहा है, ये हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कौन से बायोमॉलिक्यूल बड़े साइज के हैं, कौन से छोटे साइज के हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में यहां डिफरेंस नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, वो अगले वाले में करेंगे। ये साइज के बेसिस पर हम डिफरेंस करेंगे, साइज के बेसिस पर बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट करने की टेक्निक है। तो कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी हिस्सा ले लिया, एनिमल का कोई भी हिस्सा ले लिया बॉडी का, या कोई माइक्रोब बैक्टीरिया ले लिया, उसको क्या कराएंगे, ग्राइंड कराएंगे, पीसेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ठीक है, ये सॉल्वेंट है ये। इसके बाद में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ग्राइंड कराने के बाद में एक पेस्ट मिलेगा आपको, पेस्ट, और उसको क्या करेंगे, फिल्टर। जैसे मिक्सी में जब कोई चीज मसाला पीसते हैं तो पानी को मिलाया जाता है, वैसे यहां पर इन सबको पीसने के लिए क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे। ठीक है, जो चीज एसिड में सॉल्युबल रहेगी जब फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे, बाय चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ, ठीक है, या फिर कॉटन का क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ से उसको फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद ये जैसे आपने फिल्टर किया, ये देखिए, ये फिल्टर करेंगे, जो चीज नीचे आ जाएगी
वो क्या होगा? फिल्टरेट। यहां पर जो चीज आएगा वो होगा फिल्टरेट, और जो चीज ऊपर रह जाएगी जो फिल्टर नहीं होगा वो क्या है? रिटेंटेट बोलेंगे, रिटेंटेट। ठीक है, कौन सी चीज फिल्टर हो जाएगी? जो इस एसिड में सॉल्युबल, क्योंकि आपने एसिड मिलाया था पीसने के लिए, उसको पीसा, उसके बाद में एसिड मिलाया, तो जो चीज एसिड में सॉल्युबल होगी, क्योंकि एसिड नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ वो चीज नीचे चली जाएगी यहां पर जो सॉल्युबल होगी एसिड में। तो ये पार्ट बोलेंगे इसको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और ऊपर वाला हिस्सा एसिड इनसॉल्युबल पार्ट रहेगा, क्योंकि वो एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ है। एसिड ही तो नीचे आएगा ना, फिल्टर होने के बाद में एसिड नीचे आएगा, तो जो चीज एसिड में सॉल्युबल होगी वो नीचे यहां पर आ जाएगा। तो रिटेंटेट जो रहेगा ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब उसका हिस्सा, और ये क्या है? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यही समझना है कि यहां फिल्टर होके क्या चीज आएगी? जितने बायोमॉलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं वो सब ऊपर रह जाएंगे, जितने बायोमॉलिक्यूल छोटे साइज के हैं वो सब फिल्टर होकर के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, या इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इस एसिड में सॉल्युबल है, क्योंकि जो चीज इस एसिड में घुल जाएगा वो नीचे आ जाएगा एसिड के साथ में। ठीक है, एसिड में जो सॉल्युबल रहेगा, या फिल्ट्रेट में वही चीज आ जाएगी। तो इसमें क्या क्या आएगा? जितने भी देखिए प्रोटीन है, बताइए प्रोटीन, बड़े प्रोटीन किससे बनता है? जितनी यूनिट्स है, यूनिट समझते हैं मोनोमर्स। प्रोटीन जिस चीज से बनता है, अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड यहां आ जाएगा, अमीनो एसिड। और प्रोटीन कहां रहेगा? इसमें इनसॉल्युबल वाले में क्या रहेगा? बड़ी चीज रहेंगे, प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है इसलिए वो यहां रहेगा, वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, और उसका मोनोमर अमीनो एसिड है वो यहां आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड यहां रहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड, और छोटे वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या है? मोनो एंड ओलिगो होता है ना, वो यहां रहेगा, मोनो एंड ओलिगो सैकेराइड। ये सब यूनिट, इनका साइज छोटा है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और लिपिड। लिपिड कहां रहेगा? इनसॉल्युबल में रहेगा। ध्यान रखिएगा, लिपिड इस एसिड में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि लिपिड किस चीज में सॉल्युबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन में। लिपिड जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, इस एसिड में इनसॉल्युबल है, इसलिए ऊपर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन लिपिड को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस साइज छोटा होता, ध्यान रखना। अभी साइज की बारी आएगी तो साइज इसका छोटा है। ठीक है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए कहां रहेगा? एसिड इनसॉल्युबल, ऊपर रहेगा। अभी न्यूक्लिक एसिड बनता किससे? न्यूक्लियोटाइड से ना। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड यहां आ जाएगा, मतलब जितने पॉलीमर हैं वो सब यहां रहेंगे, जितने मोनोमर हैं वो सब यहां रहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकेंगे और आप न्यूक्लियोसाइड भी बोलेंगे। अगर कहा जाए न्यूक्लियोसाइड कहां रहेगा तो वहीं रहेगा। ठीक है, सब यहीं रहेगा। एंजाइम कहां रहेगा? एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम यहां रहेंगे। आप लिख लीजिएगा, एंजाइम भी यहां रहेगा। ठीक, जितने आयंस हैं, आयंस का मतलब सोडियम। देखिए आयंस में हो गया, लिविंग सिस्टम में कौन कौन से आयन होते हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, और मैग्नीशियम आयन हो गया, और जिंक वगैरह होता है, प्लांट की बॉडी में है तो बहुत सारे आयन होते हैं। ठीक है, और जितने और कुछ इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड। कुछ नेगेटिव आयन भी मिलेंगे, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये सब लाइन बुक में लिखी गई है। फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस, सल्फेट हो गया। ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। एक और एग्जांपल लिखा गया, क्या लिखा हुआ है? कुछ और लिखा है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? एक चीज और बताइए, सेल ऑर्गेनेल्स कहां मिलेंगे? कोशिकांग, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहां मिलेंगे?
हाँ, कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वो फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको यहां रखेंगे। ये पार्ट फिनिश हो गया। अब ये तो था कि अब इसमें एक चीज देखिए, ये वाला जो है एसिड इनसॉल्युबल, जो पार्ट ऊपर रहता है, ये ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जितनी भी चीजें आएंगी, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल और मैक्रो। और यहां पर जो फिल्ट्रेट नीचे आएगा, इसमें कौन सी वाली चीजें आएंगी? वो आएंगी जिनका साइज छोटा होता है। और साइज छोटे का मतलब माइक्रो बायोमोलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है। लेस का मतलब कितना? 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन है या 1000 से नीचे है, वो यहां रहेंगे। 1000 से ऊपर वाले यहां रहेंगे, ठीक है। लिपिड ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी लिपिड को मैं अलग से, अब जो एक टॉपिक देखिए बुक में सीक्वेंस नहीं दिया है, इसके बाद में एक पेज पलटिए, लिखा गया है बायोमॉलिक्यूल के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, किसके बेसिस पर? साइज के बेसिस पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो 2 टाइप हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, और दूसरे हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब 1000 से ऊपर है, उनको मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 1 से कम है, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000। बुक में लिखा हुआ है 18 से लेकर के 800 डाल्टन, तो कोई बात नहीं, ये भी सही है और 1000 तक भी सही है, ठीक है। 900 डाल्टन है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में रखा जाएगा। 1000 से नीचे वाला सब इसमें रखा जाएगा। 1000 से ऊपर जाएगा तो मैक्रो में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब कुछ लोग कहेंगे 1000 वाला कहां जाएगा? तो 1000 वाला ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, 800 से, इसीलिए बुक ने लिखा क्लियरिटी की 800 900 मॉलिक्यूलर वेट वाला कुछ होता नहीं है। 950 वाला नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, कि किसी का मॉलिक्यूलर वेट 950 नहीं, या तो 800 से नीचे रहेगा, और या तो 1000 से ऊपर का मतलब 1000 से ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, 4000 10,000 रहेगा। केवल लिखा हुआ 1000 क्राइटेरिया। समझ में आया? इसमें क्या आएंगे? ये कहां मिलेगा देखने को मैक्रो वाला? ये आपको एसिड इनसॉल्युबल वाले में मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। और ये कहां मिलेगा? एसिड सॉल्युबल वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में। इसमें क्या क्या आएगा अभी बता दिया मैंने। बड़ी चीजें आएंगी, सारे पॉलीमर, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड। लिपिड इसी में, अच्छा देखिए लिपिड को अभी मैं अलग कर देता हूं। इसमें क्या आएगा? अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया? अब लिपिड को देखिए, लिपिड जो है ना तो वो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है ना मैक्रो, कुछ नहीं है, बीच का है। अगर कहेंगे साइज, क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो क्या है? लेस देन 1000 या 800 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 800 डाल्टन में लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आप 1000 भी लिख सकते हैं। 1000 या 800 डाल्टन से कम होता है तो इसके आधार पर इसको क्या होना चाहिए? माइक्रो होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर देखेंगे तो माइक्रो है, ठीक है। और फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके आधार पर देखेंगे तो ये फिल्टर नहीं होता है, इनसॉल्युबल पार्ट में आता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये वहां मैक्रो में आएगा। ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर ये है मैक्रो, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर ये है माइक्रो। समझ में आया? लिख लीजिएगा, अगर सॉल्युबिलिटी
इन एसिड, एसिड में चूंकि ये इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल वाली चीजें कहाँ आती हैं, ऊपर आती हैं, तो ये मैक्रो है, ठीक है। और साइज के बेसिस पर देखेंगे तो ये क्या है, माइक्रो है। तो ये स्ट्रिक्टली मतलब पूरी तरीके से ना तो मैक्रो है ना ही माइक्रो बायोमोलिक्यूल में आता है। अच्छा, जो टेबल बनी हुई है एक बुक में, इसमें से देखिए अगर क्वेश्चन में आता है कौन सी चीज लिविंग में ज्यादा है, तो आप 6 को ध्यान रखिएगा, CHONSP, कौन SP, ऐसे याद रखेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है, CHONSP, कौन SP, ठीक है, याद हो जाएगा ना ये। तो ये क्या है, ये आपके लिविंग में ज्यादा मिलते हैं परसेंटेज, बाकी जो बचा हुआ है उनका परसेंटेज नॉन लिविंग में ज्यादा है। मतलब आप इधर देखेंगे नीचे वाले जो और बच रहे हैं यहाँ पर, उनका परसेंटेज कहाँ है, नॉन लिविंग का, मतलब अर्थ क्रस्ट में ज्यादा, लिविंग बॉडी में वो कम है, इधर लिविंग बॉडी का है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पूछा जाएगा तो इसके अलावा सब क्या है, अर्थ क्रस्ट में आपको ज्यादा मिलेंगे, लिविंग में कम मिलेंगे, इसको रटना नहीं टेबल को। ऑक्सीजन ध्यान रखना है आपको केवल। एक टेबल और बनी हुई है यहाँ पर, ये टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो लिविंग सिस्टम में होते हैं, प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में, लिविंग सिस्टम में जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे सोडियम का है तो सब पता ही है, इतने बता दिया मैंने, इनऑर्गेनिक है। कहीं ये नई वाली बुक लाइए किसी के पास, उसमें एक परसेंटेज दिया है ना, नई वाली किसी के पास, ये नई है, नई वाली है, पुरानी वाले हैं, लाइक उसमें एक टेबल बनी हुई है नई वाले बुक में, कहाँ गया, न्यू है ये लग नहीं रहा है, नहीं एक टेबल और है इसमें, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए परसेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, सेल के अंदर कहा जाए या बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स वगैरह या मटेरियल, उनका परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंट आपको वाटर का मिलेगा, लगभग 70 से 75% में अकेले वाटर होता है बॉडी के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, वाटर। इसके बाद किसकी बारी आती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 10 से 15% में आपके, यही है ना, प्रोटीन्स मिलती हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड आता है, DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड आएगा, वो आपको कितना परसेंटेज लिखा है, 5 से 7%, वही मैं बता रहा हूं, ठीक है, 5 से 7%। बचा क्या यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट बचा, ठीक है, और बताइए कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या, लिपिड हो गया और आयंस हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 3, ये 2, ठीक है, ये 3 to 1 हो गया ना, 3 to 1 गो। इनका सीक्वेंस आसान है कि 3, ये 2 है, आयंस क्या है, आयंस सोचिए 1% में होते हैं केवल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं, और कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है, अगर कहा जाए कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, तो प्लांट में बोलेंगे, इन प्लांट, प्लांट में अलग है रोबिस्को। रोबिस्को एक एंजाइम है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग सिस्टम बायोस्फीयर में कौन सी होती है, रोबिस्को। और एनिमल वर्ल्ड में देखा जाए, इन एनिमल्स में तो कोलिजन है, एनिमल्स में है कोलिजन, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका टेबल हो गया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक टेबल दी हुई है, उसको देख लीजिए।
ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। थोड़ा सा रटने वाला है, इसमें टेबल ज्यादा दी हुई है। देखिए, पहले जानना जरूरी है कि मेटाबोलाइट, मैंने कुछ ये छोड़ दिया ना, सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे चलने दीजिए। मेटाबोलाइट क्या होते हैं, तो पहले ये जानिए कि मेटाबोलाइट क्या होता है। कोई बताएगा मेटाबोलाइट क्या है? मेटाबॉलिज्म जानते हैं, बॉडी के अंदर जितना केमिकल रिएक्शन है वो मेटाबॉलिज्म है। दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबोलाइट क्या है बताइए कोई। ऐसे कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले केमिकल्स को क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। भाई मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं ना? जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना देता है? क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना। तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म चल रही है, तो इसमें जो कंपाउंड भाग ले रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ए सबस्ट्रेट है, ए से बन रहा है बी, और बी से बन रहा है सी, और सी से बन रहा है डी। तो इस एक रिएक्शन हो गई एक नंबर, ये दूसरी रिएक्शन, ये तीसरी, 3 रिएक्शन है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये सबस्ट्रेट, तो ये मेटाबोलाइट हो गया। अगले रिएक्शन में बी, देखिए पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है बी, लेकिन ये बी अगली रिएक्शन के लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। तो यहां पर ये भी मेटाबोलाइट है, लेकिन डी मेटाबोलाइट में नहीं आता है। ये सेकेंडरी, सॉरी, इसको पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जो कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी रिएक्शन में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। तो इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है? कंपाउंड्स पार्टिसिपेट और प्रोड्यूस इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। ठीक है, सब मेटाबोलाइट हैं, लास्ट वाला भी है। वो इसलिए बता रहा था कि ये आपको सेकेंडरी में आएगा। तो जब कैटेगरी करेंगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी में आएगा। जो कन्वर्ट नहीं होता है लास्ट में जाकर के, वो सेकेंडरी होता है। अब देखिए, ये मेटाबोलाइट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है और सेकेंडरी क्या है? कोई बताएगा प्राइमरी क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन में डायरेक्ट भाग लेते हैं और उनका हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कुछ काम होता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रोथ में हिस्सा कर, ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में जितना विकास होता है, मतलब कुछ ना कुछ उनका काम होना चाहिए। ठीक है, और किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं, ऐसे मेटाबोलाइट जो किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं, सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, और उनका कुछ नॉन फंक्शन है, जाना पहचाना कुछ काम होता है बॉडी के अंदर में, वो हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं, ऐसे को बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो हाँ, क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और इनका कुछ नॉन फंक्शन है, इनका कुछ काम होता है। ठीक है, नॉन फंक्शन इन बॉडी।
बॉडी के अंदर अगर इनका कुछ वर्क है तो ये प्राइमरी वाले हैं सब। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो मेटाबोलाइट हम पढ़ रहे हैं ये प्लांट की बात पढ़ रहे हैं। देखिए जो टेबल दी हुई ये सब प्लांट के बारे में है। समझ में आया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से वाले होते हैं? सेकेंडरी वो होते हैं जिनका कोई विशेष काम नहीं है, नो स्पेशल रोल, कोई उनका स्पेशल रोल नहीं है, ठीक है, कोई विशेष काम नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ इनका विशेष काम है। दूसरी चीज क्या है, ये किसी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं है, ये किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा? जैसे डी जो बना है, अगर डी के आगे रिएक्शन बंद है, ये डी कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी रिएक्शन में, बंद तो गया है, तो ये सेकेंडरी में आएगा। ए प्राइमरी है क्योंकि ए आगे पार्टिसिपेट कर रहा, बी बना रहा है, ठीक है, बी आगे फिर सी बना रहा है, लेकिन डी कुछ नहीं बना रहा है, आगे ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ, ये है कि अगर इसका काम मान लीजिए इंपॉर्टेंट कोई रोल तो है, लेकिन ये आगे इन्वॉल्व नहीं हो रहा रिएक्शन में। दोनों चीजें, मतलब कोई स्पेशल काम नहीं है और नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं, कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनका कोई विशेष काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है, अभी देखिएगा टेबल में, ऐसा नहीं कि कोई काम ही नहीं है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जिनका कुछ काम है, लेकिन वो किसी मेन, देखिए दोनों में कहा जाए तो मेन पॉइंट ये वाला है, मेन ये पॉइंट है पहचानने का तरीका। प्राइमरी और सेकेंडरी का मेन पहचानने का तरीका ये कि प्राइमरी वाले रिएक्शन में भाग लेते हैं, सेकेंडरी वाले किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इनका सबका जाना पहचाना काम है, इनका कुछ का काम तो है लेकिन कुछ बिना काम वाले हैं, ठीक। तो पहचानने का तरीका मेन ये वाला पॉइंट है। समझ में आया? और देखिए अब ये टेबल देख लीजिए, आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है। देखिए टेबल में लिखा गया है सम सेकेंडरी, अच्छा कहा जाए प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल, प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल क्या हैं, तो बताएंगे कोई क्या एग्जाम्पल हैं? जितने प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, फैट हैं, ये सब विटामिन, ये सब क्या है? प्राइमरी हैं, क्योंकि ये ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं, बिना इनके ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं ये प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ रहे हैं भी, लिपिड हो गया, फैट वगैरह, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सब, ठीक है, ये प्राइमरी में आएंगे। जितने आयंस हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर भी है, ठीक है, वाटर हो गया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब इतने आयंस, ठीक है। सेकेंडरी वाले के एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देखिए पहला लिखा हुआ है, टेबल देखते रहिए, लिखना नहीं है आपको, इसमें पिगमेंट्स लिखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पिगमेंट्स, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा है अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स, ठीक है। तीसरा इसके बाद में है टर्पेंटोनॉइड्स, टर्पेंटोनॉइड्स, ठीक। और इसके बाद में अगला है एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, ठीक। और अगला इसके बाद में है टॉक्सिन लिखा हुआ है, टॉक्सिन्स, ड्रग्स हैं यहाँ पर कुछ, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस लिखिएगा नहीं, पिगमेंट्स में आइए, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, और कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स, ठीक है। बताइए प्लांट में है, ये सब प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई काम है इनका? एंथोसाइनिन का काम जानते हैं, एंथोसाइनिन कलर देता है, फूलों का जो रंग है, चुकंदर का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो कलर देता है प्लांट में। कैरोटीनॉइड क्या है? आपने फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट पढ़ा है। क्लोरोफिल के अलावा और जो फोटो सिस्टम में पिगमेंट होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं और क्लोरोफिल को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना, अरे लाइट को ट्रैप करके किसको भेजते हैं? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल को डैमेज होने से बचाते हैं, वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई काम है? हाँ, इसका काम है जो मैंने बताया अभी कि कुछ मेटाबोलाइट का काम है,
वो बिना मतलब के नहीं है कि ऐसा कोई उनका काम ही नहीं है, इसका काम है प्लांट की बॉडी में, लेकिन ये किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता है, ये कभी टूटता नहीं है, इससे कुछ बनता नहीं है। समझ में आया? इससे कुछ बनेगा नहीं। तो पहचानने का तरीका क्या है? ये किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन से रिएक्शन में भाग लेती है, प्रोटीन से कुछ टूट करके अमीनो एसिड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन इससे कुछ बनेगा नहीं। कैरोटीनॉइड से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन विटामिन ए जो बनता है, अब कैरोटीनॉइड कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है ना, तो जब हम खाते हैं तो विटामिन ए सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन ए बॉडी बनाती है। विटामिन ए ध्यान रखिएगा बॉडी बनाती है। प्लांट्स में कैरोटीनॉइड होता है, बीटा कैरोटीन कैरेट में होता है। वो जब बॉडी में जाता है प्लांट एनिमल्स के, तो वहां विटामिन ए बनता है। तो एनिमल्स की बॉडी में जाके बना ना, प्लांट में तो नहीं बनाया इसने ना, प्लांट में इसने कुछ नहीं बनाया, ऐसे का ऐसे रहा ना, ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ प्लांट की बॉडी में, कोई विशेष काम नहीं है। इसका काम तो है, लेकिन ये किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। पहचानने का तरीका बताया। एल्कलॉइड में लिखिएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन है उनको बोलते हैं एल्कलॉइड। जैसे मॉर्फिन हो गया और कोडीन है। मॉर्फिन और कोडीन ड्रग हैं, दवाएं, ड्रग्स हैं जो कि पेन किलर हैं। जब भयंकर पेन होता है, सर्जरी होती है, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह के बाद में इन ड्रग्स को दिया जाता है टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में, ताकि पेन ज्यादा ना हो। पेन किलर्स हैं, तो ये हमारे लिए हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है सब। ये इनका प्लांट में कोई विशेष काम नहीं है, लिख लीजिएगा, नो स्पेशल रोल, इनका कोई स्पेशल रोल नहीं है इन प्लांट। तो फिर काम क्या है? आइए, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व, ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये ह्यूमन के लिए फायदेमंद है। प्लांट के लिए कोई विशेष काम नहीं है, इनका तो काम है, कुछ का है, लेकिन ज्यादातर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। प्लांट मॉर्फिन बनाया, उसके लिए कोई फायदा नहीं है उसमें, ना किसी रिएक्शन में नहीं हिस्सा ले रहा है। टर्पेंटोनॉइड में क्या लिखा हुआ है? मोनोटर्पेंस। इसको पहचानने का तरीका, जहां मोनोटर्पेंस टाइटर्पेंस लिखा गया होगा वो टर्पेंटोनॉइड्स है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास एक प्लांट का नाम है, उससे एक ऑयल मिलता है, उसको बोलते हैं लेमन ग्रास ऑयल। तो वो ऑयल उसकी बॉडी में कोई काम का नहीं है, उसको हम लोग यूज करते हैं। प्लांट के लिए वेस्टलेस चीजें हैं, ठीक है। टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब जहरीले कंपाउंड, जैसे एब्रिन और रेसिन। एब्रिन भी एक प्लांट से मिलता है, रेसिन आपको कैस्टर से मिलता है। रेसिन कहां से मिलेगा? नोट कर लीजिएगा, फ्रॉम कैस्टर, कैस्टर से। जैसे आप मदार में जानते होंगे, इसमें उसको तो लिखा नहीं गया, मदार में जहरीला कंपाउंड बनता ना, ठीक है, वो उसके लिए कोई विशेष, हालांकि फायदा तो ये उसके लिए उसमें मिलेगा। वो ब्राउजिंग, उसको जानवर नहीं खाते हैं, उस प्लांट को जानवर नहीं खाते ना, कैलोट्रोपिस को, क्योंकि उसमें पॉइजनस सब्सटेंस बनाता वो, ठीक है, सुरक्षा के लिए बनता वहां पर। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एक ड्रग का नाम, देखते रहिए इधर, कोई समस्या हो तो बताइए। विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन, विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन हल्दी से मिलता है। क्यूरक्यूमिन कहां से मिलेगा? टर्मेरिक से। हल्दी का फायदा क्या है? एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, कैंसर से बचाती है। विनब्लास्टिन भी क्या है? कैंसर से बचाता है। दोनों पे लिखिएगा, दोनों का काम क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर। तो ये ह्यूमन के लिए फायदा है, ये प्लांट के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। कोई प्लांट को कैंसर नहीं हो रहा है ऐसा उसमें, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में क्या आएगा? गम आएगा, रेजिन आएगा और हाँ जो भी लिखा गया, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। गम, रेजिन, प्लांट गम बनाते हैं, गोंद बनता है प्लांट में, रेजिन से पेंट बनता है, ठीक है, पेंट। लेटेक्स बनाते हैं, रबड़ बनती है ना, मिल्क से रबड़ बनती है, उनके लिए कोई फायदा नहीं है, ह्यूमन के लिए फायदा है।
ये सारी चीजें सेकेंडरी वाली होती हैं। सेकेंडरी वो होती हैं जिसका प्लांट के लिए कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन ह्यूमन के लिए उसका रोल है। सेल्यूलोज का प्लांट की बॉडी में काम है? सेल्यूलोज का तो काम है ना प्लांट में, नहीं है? सेल वॉल कैसे बनेगा? सेल वॉल इसी की तो बनी होती है, लेकिन सेल्यूलोज किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, किसी मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है। ऐसा नहीं होता कि सेल्यूलोज टूट करके कुछ और बना दे, नहीं। ठीक है, भले कुछ का काम तो मिलेगा, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है कि मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वही होता है सेकेंडरी। सेल्यूलोज टूटता नहीं है, डिग्रेड करके कुछ बना दे वहां जाकर के। ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपके हो गए। तो इसमें टेबल में थोड़ा सा ऐसी आप रट लीजिएगा जैसे आपको रटना हो, ठीक है। अब देखिए आगे का टॉपिक, अब सीधे आ जाते हैं यहाँ। एक बचा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पहचानने का तरीका। कैसे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक से अलग करेंगे? प्लांट है, लीफ है, लीफ में ऑर्गेनिक पार्ट भी और इनऑर्गेनिक, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक, दोनों को अलग कैसे करेंगे? ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ, देखिए सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये होता है बाय एश एनालिसिस। किससे करते हैं? एश एनालिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लीफ है, लीफ के अंदर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। इस लीफ को या एनिमल की बॉडी का कोई हिस्सा है, इसको क्या कराएंगे? पहले ड्राई कराएंगे, सुखाएंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद क्या होगा? इसमें से वाटर सब हट जाएगा, ठीक है। तो ये लीफ कैसी हो जाएगी? ड्राई, मतलब ड्राई होने के बाद में वाटर जो हो जाएगा, वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हो गया ड्राई। अब इस ड्राई लीफ को क्या करेंगे? बर्न कराएंगे, जलाएंगे। जो जलाएंगे तो जितना इसके अंदर कार्बन, देखिए प्लांट में या एनिमल में कार्बन किसके अंदर मिलता है? प्रोटीन के अंदर कार्बन है, लिपिड के अंदर कार्बन है। जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक हैं। तो इसके अंदर जितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो सब ऐसे कार्बन, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जलाने पर। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ अमाउंट में वाटर भी तो निकलता है। भाई लीफ को आपने सुखा लिया तो ऐसा नहीं है कि पूरा पानी उड़ गया उसका, नहीं, उसकी सेल में कुछ वाटर अभी भी बचा है। तो जब जलाएंगे तो कार्बन, जितना कार्बन कंपाउंड है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेकर के ऊपर चले जाएंगे। जितना पानी थोड़ा सा बचा है वो उड़ जाएगा जलाने के बाद में। बचेगा क्या चीज? ऐश। तो ऐश होती है राख, और उस राख में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें, ठीक है, डिफरेंट। उनकी एनालिसिस कर लेंगे। तो ये ऐश एनालिसिस से ऑर्गेनिक को हमने अलग कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का रूप दे करके, ठीक, सारा ऑर्गेनिक खत्म हो गया। जो बचेगा वो इनऑर्गेनिक रहेगा, क्योंकि जलने के बाद जितना कार्बन है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बताइए। हाँ, बंद कर दीजिए। एक लाइन यहां पढ़ लीजिए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ये वाली लाइन पढ़िए, देखिए इसमें आप, ठीक है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है बॉडी के अंदर, तो अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? हम पहचानते हैं कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन वाला है, क्या कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड नेचर का है या कीटोन है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, ये सब तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पहचानेंगे। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो आप बोलेंगे वो प्रोटीन है, वो लिपिड है, वो फैट है। समझ में आया? तो किस नजरिए से आप कंपाउंड को देख रहे हैं ये मायने रखता है।
ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इसमें दोनों। अब अगला लिखा है अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एटलीस्ट एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हो सकता है, एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट वन अमीनो, एक अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। अमीनो का मतलब NH2 ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH ग्रुप हुआ, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, देखिए एक डायग्राम में बना दूं, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन पर एक साइड में COOH लग गया, एक साइड में NH2 लग गया, एक साइड में H और यहाँ पर R, ठीक है। तो एक अमीनो है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक साइड में हाइड्रोजन होगी, जरूर होगी, एक साइड में R है। जितने अमीनो एसिड होते हैं सभी में ये R ग्रुप डिफर करेगा। तीन चीजें सेम है सभी के अंदर, जितने अमीनो एसिड हैं सभी में ये तीन चीज क्या है? सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? इस R ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि ऑल अमीनो एसिड्स, जितने अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट R ग्रुप। ये R ग्रुप क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, इसी को बोलते हैं ना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसी के आधार पर अमीनो एसिड का काम डिसाइड होता है, वो कौन सा वाला अमीनो एसिड है, उसका काम क्या होगा। भाई सब अलग अलग होंगे, सबका अलग अलग काम होगा, तो वो डिसाइड कौन करता है? जैसा R रहेगा, ठीक है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं ये, इसमें देखिए, देख रहे हैं ये कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, जानते होंगे ना। जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं वो पहले कार्बन पर जुड़ा होता अल्फा, ठीक है। और अभी मैं इसको बना दूं आगे, एक कार्बन और लगा दूं CH2, इसके बाद में जहां पर आगे COOH जोड़ूं, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, आगे से चलता है ना, ऐसे होता है। तो पहला जो कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लगा होता है वो अल्फा कार्बन। तो अमीनो एसिड क्या है? ये अल्फा अमीनो एसिड बोले जाते हैं, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप्स, सॉरी NH2 वाला, NH2 एंड COOH जो है वो अटैच होते हैं, अटैच एट अल्फा कार्बन। इसी अल्फा कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, एक चीज होती है कायरल कार्बन, होता है ना। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है कि जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप डिफर होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड में एक को छोड़ करके, एक अमीनो एसिड को छोड़ दीजिए, बाकी सारे अमीनो एसिड में ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है। एक को छोड़ दीजिए, बता रहा हूं, ठीक है। तो इन ऑल, सभी अमीनो एसिड में एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ करके, ग्लाइसिन, ठीक है, सभी अमीनो एसिड में ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए, कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कायरल कार्बन, और ये सॉरी एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन देखने को मिलेगा। कैसा कार्बन प्रेजेंट होता है? जितने अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड को छोड़ करके बाकी सभी अमीनो एसिड में ये कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक वो होता है जिसमें चारों फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या चीज? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। समझ में? और एसिमेट्रिक होने की वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में घुमा सकता है। जो कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ना, इसके अंदर कायरल कार्बन है, उन पर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे, जैसे कंपाउंड इस पर लाइट डाला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
तो उस लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे या तो राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में भी घुमा सकते हैं और लेफ्ट में। अगर राइट में घुमा रहे हैं तो ऐसा अमीनो एसिड बोला जाएगा एल, उस अमीनो एसिड की आर फॉर्म बोलते हैं, और लेफ्ट है तो एल फॉर्म। दो फॉर्म होती हैं, एक एल फॉर्म होती है और एक आर फॉर्म होती है, जानते हैं ना, ठीक है। सॉरी डी 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 एल और डी, हाँ, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो वाला राइट घुमाता है, डी फॉर्म में कंफ्यूजन हो गया। ये है राइट घुमाएगा, यहां लिखेंगे हम राइट, तो राइट वाले को क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, और लेफ्ट वाले को बोलेंगे एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए कहा जाए कि अमीनो एसिड ज्यादातर कौन से वाले होते हैं, तो एल फॉर्म। जितने अमीनो एसिड है उसमें मैक्सिमम क्या है, एल वाले हैं, ठीक है। तो मोस्टली लिखेंगे, मोस्टली अमीनो एसिड्स क्या हैं, वो एल फॉर्म वाले होते हैं। डी फॉर्म वाले अमीनो एसिड कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है, वो देख लीजिए। जैसे ग्लाइसिन का फॉर्मूला जो है, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। कहा जाए सबसे साधारण अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन का डायग्राम इस तरीके से बनता है, ये COOH, यहाँ NH2, यहाँ H, यहाँ पर भी H, मतलब R ग्रुप में क्या देखने को मिलता है, इसमें H। सबसे सिंपल R ग्रुप कौन सा वाला होता है, H से छोटा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ H है। अब देखिए इस कार्बन पर दो सेम हो रहा ना, चारों वैलेंसी डिफर नहीं है ना, चारों वैलेंसी इसमें डिफर नहीं है, तो इसलिए कायरल कार्बन नहीं है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कराएगा। इसमें डी फॉर्म एल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एब्सेंट है, लिखिएगा एसिमेट्रिक कार्बन इसमें एब्सेंट होता है, कायरल कार्बन नहीं है, समझ में। ये ग्लाइसिन हो गया। एक दिया हुआ है एलानिन, उसमें 3 डायग्राम दिए हुए हैं अमीनो एसिड में, एलानिन, एलानिन, ठीक है। एलानिन का डायग्राम ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, NH2CH यहाँ CH3 कर देंगे, ठीक है। और एक सीरीन का डायग्राम दिया हुआ है, सीरीन में CH2OH हो जाएगा, सीरीन का डायग्राम में NH2C और H, और CH3 की जगह CH2OH और यहाँ COOH, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर। कैसा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल वाला, ठीक। ये 3 तो डायग्राम आपको बुक में दिए गए हैं, ध्यान रखने हैं आपको। अब अमीनो एसिड में देखिए, अमीनो एसिड्स के, हटा दें इसको, अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो अमीनो एसिड्स जो हैं टोटल होते हैं आपके 22 टाइप्स, 21 नहीं 22 टाइप। 20 आएगा वो भी सही होता है, अगर 20 आंसर में है तो ज्यादातर तो 20 ही सही माना जाता है, लेकिन होते हैं एक्चुअली में 22 अमीनो एसिड, ठीक है। हाँ, तो दोनों में देखिए जो बुक लिखता है, आपकी बुक में जितना लिखा गया है वही माना जाता, चाहे वो गलत। मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन का पूछा था आप लोगों से, हमने पूछा था कि ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10 पावर कितना 6 बेस पेयर होते हैं ना, और ई कोलाई में 18 मिनट में वो डिवाइड करता है डीएनए उसका, 18 मिनट में उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, 18 मिनट में। तो पूछा गया था कि इसमें पॉलीमराइजेशन रेट बताइए, क्वेश्चन पॉलीमराइजेशन रेट, ऑप्शन में था 2000, 4000 बेस पेयर, 4000 बेस पेयर पर सेकंड, या 2000 बेस पेयर पर सेकंड। बुक में शायद लिखा गया है 2000, देखिए लिखा है, लेकिन आंसर इसका 4000 आता है। वही मैंने पूछा था कि 2000 कैसे आएगा, देख के बताइएगा, कोई बताया नहीं। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 2000 कैसे आएगा, मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, 4000 आएगा। कैलकुलेशन कैसे होती है, 4.6, देखिए इतना बेस है टोटल ना, ई कोलाई में इतना बेस पेयर है,
18 मिनट में डिवाइड करता है तो 18 मिनट को सेकंड बनाइए 60, जो आंसर आएगा वो 4000 आता है। बुक में 2000 शायद दिया हुआ है, तो आंसर 2000 माना जाएगा, ये भी जान लीजिए। भले वो गलत लिखे, जो भी लिखे उनके हिसाब से वही माना जाएगा आंसर। और इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग ये हुई है 18 की जगह अगर 38 कर देंगे आप 38, तो अज्यूम करिए कि कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट में होता, तब आंसर आ जाएगा 2000, तब आएगा 38 के हिसाब से। तो हो सकता है 1 की जगह वो 3 बनाना भूल गए। ठीक है, समझ में आया? हाँ बताइए। क्या चीज कह रहे हैं? तो उसने उसको ये पूछना चाहिए था कि एक साइड में बताइए आप, एक साइड में। हाँ जैसे ठीक है, हाँ 2000 इधर है 2000 इधर है आपका, तो एक साइड में तो 2000 चलेगा, वहां तक सही है कि एक साइड में देखेंगे तो 2000 बेस पर सेकंड चलेंगे, वो सही बात है तुम्हारी, लेकिन टोटल में नहीं है। 22 अमीनो एसिड टोटल होते हैं। अगर कहा जाए इन आपके यूकैरियोट में 21 टाइप के हैं, शायद नई वाली बुक में या पुराने में देखेंगे कहीं 21 लिखा हुआ है, 21 टाइप, आप पढ़िए पुराने में लिखा गया होगा, उसने लिखा है, मैंने पुरानी बुक में देखा है 21 अमीनो एसिड लिखता है। ठीक है, और इन प्रोकैरियोट में आपको कितने मिलेंगे? 22। तो 20 तक तो आप सबको पता है, 20 तो पता ही है ना। 21वां कौन सा है, 22वां कौन सा है, देख लीजिए। तो 21 नंबर वाला जो है वो सोलेनोसिस्टीन है, सोलिनोसिस्टीन, और जो 22 नंबर वाला है वो है पायरोलाइसिन, पायरोलाइसिन, याद रखिए। सबसे लास्ट अमीनो एसिड पायरोलाइसिन खोजा गया है, और 21 नंबर वाला जो खोजा गया था वो सोलिनोसिस्टीन। सोलिनोसिस्टीन दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट भी यूकैरियोट, लेकिन प्रोकैरियोट में एक 22वां एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, 22 नंबर वाला भी, वो कौन सा है? पायरोलाइसिन है। बाकी तो 20 है ही है। ठीक है, अमीनो एसिड्स के टाइप समझते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का टाइप किस चीज पर निर्भर करता है? जैसे जब किसी चीज को डिवाइड क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, तो उसका कुछ आधार होता है ना, कि किसके आधार पर आप उनको टाइप बना रहे हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड का जो टाइप होता है, ये अमीनो एसिड की, सॉरी टाइप तो अभी देखिएगा, एक चीज और देखिए, एक लाइन और है, जो प्रॉपर्टीज, ये लाइन लिखा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन। ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी किस चीज पर निर्भर करती है, कैसा काम करेगा वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी खासियत क्या है। जो आपके 22 तरीके के अमीनो एसिड हैं तो सब एक जैसे तो नहीं है, तो उनकी अलग अलग खासियत है, सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग काम सबका है, तो उनकी प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एसिडिक जो ग्रुप लगा है, एक उनका बेसिक ग्रुप लगा है, एक आर ग्रुप है, तो तीनों ग्रुप पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द NH2 ग्रुप पर, COOH एंड फंक्शनल ग्रुप, जो इनका फंक्शनल R ग्रुप है उस पर भी डिपेंड करता। मेन चीज तो ये वाली है, क्योंकि दो तो सब में सेम है, R सब में डिफर है ना, तो मेन तो फंक्शनल R ग्रुप पर डिपेंड करता है, लेकिन आंसर में तीनों होगा, NH2 ग्रुप भी, COOH भी। ठीक है, अब टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं, ये सब बुक में ज्यादा नहीं, लेकिन वैसे थोड़ा देख लीजिए। दूसरा होगा बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड हो गए, बेसिक हो गए, न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद में एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, और सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, कुछ अमीनो एसिड में सल्फर भी देखने को मिलेगा। और 6 नंबर में क्या है? OH ग्रुप कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले, OH ग्रुप कंटेनिंग। कुछ आपको पता है इसमें से? ठीक है, एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है,
तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है? एस्पार्टिक एसिड को और क्या कहते हैं, बताएंगे कोई? एस्पार्टिक एसिड को और क्या कहते हैं? अच्छा, पायरुविक एसिड को और क्या कहते हैं? पायरुवेट, एस्पार्टेट बोलेंगे। ग्लूटामिक, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना एसिड है उनको सफिक्स लगाते हैं एट, ATE। पायरुविक एसिड का दूसरा नाम पायरुवेट, आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम एसीटेट, जब वो बॉडी के अंदर रहेगा तब। तो ऐसे ही ग्लूटामेट है और एस्पार्टेट है। समझ में आया? बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन, आर्जिनिन पढ़ा है भी आपने ना, मॉलिक्यूलर लाइसिन और आर्जिनिन। तीसरा होता है हिस्टिडीन। कैसे याद रखेंगे इसको, तीसरे वाले को? लाइसिन आर्जिनिन मिलकर हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। किसका ऑक्टामर बनाते हैं? हिस्टोन वाला। तो हिस्टोन ऐसे याद रखेंगे, हिस। लाइसिन और आर्जिनिन जब मिलते हैं तो हिस्टोन का ऑक्टामर बनता ना। तो हिस्टोन ऑक्टामर में यही दो तो होते हैं, तो इसका मतलब हिस्टोन हिस से याद रखेंगे, हिस्टिडीन है। ठीक है। अब यहां पर वो वो नहीं लगाएंगे 8, इसमें 8 नहीं लगेगा, 8 केवल इसमें लगता है एसिडिक वाले में। न्यूट्रल में आपके ग्लाइसिन हो गया और वैलिन हो गया और एलानिन हो गया। अच्छा, न्यूट्रल जानते हैं किस, एसिडिक जानते हैं किसको बोलेंगे? एसिड समझ लीजिए, जैसे ये है, एक साइड में COOH, एक साइड में NH2, एक साइड में, इतना तो सबके अंदर फिक्स है। डिफर कहाँ है? R। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं CH2 COOH, ये कैसा अमीनो एसिड है? एसिडिक, क्योंकि ये तो इसको न्यूट्रल कर देगा, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज देगा कि नहीं देगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये एसिड है तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए एसिडिक हो गया। 2 COOH भी हो सकते हैं, और इसी में अगर मैं हटा करके CH2 और NH2 कर दूं तो ये कैंसिल, ये बेसिक हो जाएगा, एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप आ रहा है। और ये सब हटा करके यहाँ CH3 लगा दें तो न्यूट्रल, क्योंकि इसमें एक एसिडिक है और एक बेसिक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ग्लाइसिन में, एलिनिन में यही तो होता है। ठीक है। एरोमेटिक में बेंजीन की रिंग लगी होगी, बेंजीन रिंग, इसमें है टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान हो गया और टायरोसिन, और एक है फिनाइल एलानिन भी होता है। ठीक है। इसको मत याद करिएगा, कौन से याद रखने हैं आपको? ये वाला याद ही है, न्यूट्रल में याद रखना है, बुक में दिया है। सल्फर वाला ध्यान रखना है, सल्फर में अभी पढ़ा है मीथियोनाइन, AUG जिसको कोड करता है मीथियोनाइन को, सल्फर होता है। ठीक है, मीथियोनाइन। और OH वाला ध्यान रखना है, क्योंकि बुक में है सीरीन, अभी बताया था एग्जाम्पल, इसको हटा करके OH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सीरीन बन गया। एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है कि नहीं है? एक ही ग्रुप है, एक्स्ट्रा क्या है वो? ठीक है, हो गया सीरीन। तो ये अमीनो एसिड के टाइप हो गए आपके। अब एक ज्वेटर आयन दिया बुक में, उसको देख लीजिए, ज्वेटर आयंस। ठीक, जैसे लिखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का आयनाइजेशन कैसे होता है? आप जानते हैं अमीनो एसिड का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो COOH NH2H और R, ये नॉन आयनाइजेबल नेचर। अभी दिख रहा है आपको कहीं आयंस बने? नहीं, अभी यहाँ इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। तो अमीनो एसिड आयनाइज कैसे होते हैं? जैसे CH3COOH है, ठीक है, उसमें से H निकल गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? CH3COOH माइनस हो जाएगा ना। NH2 के में अगर एक H+ जुड़ जाता है, NH2 में अगर प्रोटॉन जोड़ दें H+ तो क्या बन जाएगा? NH3+ बन जाएगा। ठीक है। तो इसका आयनाइजेशन कैसे होता है? अगर अमीनो एसिड को डिफरेंट pH पर रखा जाता है, डिफरेंट pH, तो अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? एट डिफरेंट pH पर। अगर pH बहुत कम है, एसिडिक pH है, ठीक है, लो pH, एट लो pH, तो
तो अमीनो एसिड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पॉजिटिवली चार्ज। वो देखिए कैसे, लो पीएच पर अमीनो एसिड कैसे दिखाई देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे? देखिए सी, ये यहाँ पर है NH2 COOH, ठीक है, और ये H हो गया और ये R हो गया। अगर पीएच लो रहेगा तो लो पीएच पर बताइए H+ ज्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई जहां आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर पीएच कम है इसका मतलब एसिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, H+ ज्यादा है, भाई तो लो पीएच बोलते हैं। और हाई पीएच में H+ कम होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर पीएच कम रहेगा तो H+ जितने भी रहेंगे वो सब H+ यहाँ आकर के अटैच करने की कोशिश करेंगे। इस पर तो पहले से H+ लगा हुआ है, इस पर तो जुड़ेगा नहीं, H+ इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है, ठीक है। H+ यहां जुड़ेगा, ये हो जाएगा NH3+। एक प्रोटॉन जुड़ेगा, NH2 के साथ H+ जोड़ेंगे तो NH3+ हो गया ना पॉजिटिव चार्ज लो पीएच पर। अब पीएच न्यूट्रल आ जाए, किस पीएच पर आ जाए? न्यूट्रल पीएच, 7 वाला पीएच, ठीक है। तो न्यूट्रल पर ये बनेगा NH3+ था, अभी मैं यहाँ H लगा रहा हूं, देखिए COOH, यहाँ H, यहाँ R। यही डायग्राम था ना एसिडिक पर। एसिडिक पर यही कंडीशन थी। जब न्यूट्रल आएगा तो जैसे जैसे पीएच बढ़ाते चले जाएंगे, जो एसिडिक नेचर के ग्रुप होते हैं वो अपना H+ क्या है निकालते जाएंगे। मतलब प्रोटॉन कहां से निकलेगा? सोचिए, अगर पीएच बढ़ता है, पीएच बढ़ता है तो प्रोटॉन जो है वो कहां से निकलेंगे? यहां से कि यहां से? जो एसिडिक, जैसे दो होता है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है। पीएच बढ़ने पर एसिड जो है वो अपने प्रोटॉन क्या करेंगे? लूज करने लग जाएंगे, और पीएच घटने पर वो प्रोटॉन को पकड़ते हैं। यहां से जब पीएच बढ़ करके 7 हो रहा है तो ये एसिडिक ग्रुप है, यहां से H+ निकलेगा, ठीक है। ये एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन को लूज करेगा, ठीक। अब प्रोटॉन जब लूज होगा तो यहां से H+ हट जाएगा, और हटने के बाद कैसा चार्ज आ जाएगा इस पर? नेगेटिव, COO-। ये H+ लूज नहीं करेगा, ये बेसिक पार्ट है, ठीक है। H+ यहां से लूज, तो ये आपको एक कंडीशन न्यूट्रल पीएच पर ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर दो आयंस दिख रहे हैं, एक आयनिक ग्रुप ये है और एक आयनिक ग्रुप ये है। कितने आयनिक ग्रुप हैं? 2, ठीक है। तो 2 आयनिक ग्रुप की होने की वजह से इसी को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयंस। तो जो ज्विटर आयंस है वो क्या है एक्चुअली में? डबल आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की ऐसी फॉर्म जिसमें 2 आयनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक आयनिक ग्रुप ये है और एक ये है, ठीक है। तो ज्विटर आयंस होता क्या है? डबल आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का डबल आयनिक फॉर्म। इसी को डाईपोलर आयन या हाइब्रिड आयन बोलते हैं। डाईपोलर का मतलब 2 पोलरिटी वाले ग्रुप लगे हैं, हाइब्रिड का मतलब भी वही होता है कि 2 मिक्सचर वाला है, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप के आयनिक ग्रुप हैं। तो इसका एक नाम और होता है डाईपोलर आयंस, डाईपोलर आयंस या हाइब्रिड आयन, ठीक है। और जब ये बेसिक पर जाएगा तो देखिए, अगर बेसिक पीएच रहेगा तो पूछा जाए बेसिक पीएच पर अमीनो एसिड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है वो? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैसे होगा नेगेटिवली? देखिए बेसिक पर जाएगा, अब देखिए अब यहां से H+ निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रोटॉन कौन लूज करेगा? ये बेस लूज करेगा। यहां से NH2 वापस हो जाएगा, ये C हो गया, H, ये R, और प्रोटॉन ये पकड़ लेगा, ठीक है। एसिड जो है वो जब पीएच बढ़ेगा तो प्रोटॉन को यहाँ कैच करेगा, COOH, वो प्रोटॉन को टेकअप कर लेगा। तो ये आपका नहीं वो ऐसे ही रहेगा, नहीं ये ऐसे ही रहेगा।
केवल यहां से निकलेगा प्रोटॉन, इस पर टेकअप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, उस पर टेकअप नहीं होगा, केवल यहां से प्रोटॉन लूज करेगा। जैसे इसने यहां पर जब ये एसिड से बेस की लो पीएच से तब थोड़ा सा हाई पीएच की तरफ जा रहा था तो इसने प्रोटॉन लूज किया था, ठीक है। और जब 7 से आगे जाएगा तो प्रोटॉन ये लूज करेगा। जब लो से 7 की तरफ जा रहा था तो इसने अपना H+ लूज किया था, और जब 7 से आगे जाएगा तो ये लूज करेगा, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो भी लूज करेगा, समझ में आया। तो ये नेगेटिव ग्रुप बन रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज, बेसिक नहीं बोलेंगे, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज है। बेसिक तो वो हो जाएगा जो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, और एसिडिक वो हो जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा COOH है, ठीक है। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि एसिडिक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए लिखा है आपका लिपिड, एक छोटा सा टॉपिक दिया होगा लिपिड के बारे में, उसको यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे हमको बताना है प्रोटीन्स, समझ में आ रहा है, सीधे पढ़ेंगे प्रोटीन्स, लिपिड्स क्या होता है लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है, हाँ, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल नेचर के हैं। और क्या चीज है लिपिड में, देखिए लिपिड जो होता है अगर कहा जाए किससे बनता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेड बाय, हाँ, फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल। लेकिन एक चीज बुक में लिखा है, ध्यान सुनिएगा, कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अपने आप में लिपिड है। कहा जाए सबसे सिंपल लिपिड कौन सा होता है, तो फैटी एसिड्स आर सिंपलेस्ट लिपिड। जैसे फैटी एसिड जो है वो उसको भी लिपिड आप कह सकते हैं, ग्लिसरॉल को भी लिपिड कह सकते हैं, तो फिर ये वाला कौन सा लिपिड है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि दोनों को मिला करके, जैसे कहा जाए ज्यादातर लिपिड कौन से होते हैं, तो ज्यादातर लिपिड में दोनों से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिल करके लिपिड बनता है, लेकिन फैटी एसिड भी अपने आप में लिपिड है और ग्लिसरॉल भी अपने आप में लिपिड होता है। ये पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो सिंपलेस्ट लिपिड हैं, सबसे साधारण वाले लिपिड, वो क्या है, वो फैटी एसिड को भी बोल सकते हैं लिपिड, और ग्लिसरॉल को भी लिपिड आप बोलेंगे। ग्लिसरॉल इज आल्सो लिपिड, फैटी एसिड क्या है, वो भी लिपिड है। हाँ, थोड़े से बड़े वाले लिपिड कौन से हैं, तो दोनों को मिला करके जो लिपिड बनेगा वो बड़ा वाला लिपिड बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये जो लिपिड यहां समझ रहे हैं ना, ये दोनों को मिला करके जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में खुद लिपिड है जो, ठीक। अब समझिए फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन समझ रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे लंबी चेन चल रही है, कितनी लंबी होगी वो, मैक्सिमम 20 तक, 20 कार्बन तक मैक्सिमम होगी। लास्ट में COOH ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, फैटी एसिड है। एक हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में COOH ग्रुप लग गया, ये फैटी एसिड हो गया, ठीक। कितने कार्बन, अब फैटी एसिड में कितने कार्बन होते हैं, तो आपको 1 से लेकर के 19 कार्बन देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर के 19 कार्बन। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने COOH वाला कार्बन छोड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर आप COOH वाले कार्बन को भी मिला लेंगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है, मिनिमम फिर 2 हो जाएंगे, ठीक। अभी मैं ग्लिसरॉल को हटा दे रहा हूं। बताइए सबसे साधारण फैटी एसिड कौन सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा फैटी एसिड कौन सा है,
तो सबसे छोटा वो होगा CH3COOH, इससे छोटा कुछ नहीं है, क्योंकि एक COOH होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन की चेन होनी चाहिए। तो CH3 से छोटा कोई हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं होती ना, सबसे छोटा तो CH3 है। ठीक है, तो CH3 ये एसिटिक एसिड है, तो CH3COOH जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये क्या है, सिंपलेस्ट है या स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लिपिड होता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड, समझ में आ रहा है? इससे छोटा कुछ नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि CH2COOH, ये तो कोई है ही नहीं, बैलेंसी मेंटेन नहीं होगी इसकी, तो इसकी बैलेंसी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि CH3 होना चाहिए ना बैलेंसी को मेंटेन कराने के लिए। अब बुक में लिखे गए हैं एग्जाम्पल फैटी एसिड के, तो एग्जाम्पल में पामिटिक एसिड पूछा जाता है कितने कार्बन हैं, और अरेकनॉइड एसिड एक दिया है, अरेकनॉइड एसिड है, इसमें आपके कितने हैं, 16 कार्बन हैं और इसमें 20 कार्बन है। लेकिन ये यहाँ तो हमने 19 कार्बन मैक्सिमम बताए हैं, तो 20 कैसे जोड़ा गया, COOH वाला भी कार्बन जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये लिखेंगे, इसका फॉर्मूला जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला रहेगा CH3 रहेगा, क्योंकि इधर तो CH3 लगाएंगे, आगे है CH2, और कितनी बार CH2 रहेगा, ये 14 बार, 14 ये 15 ये, और लास्ट में COOH। गिन लीजिए कार्बन कितने, 16 हैं, 14 15 16 कार्बन। ठीक है, मिला करके 16 है, इंक्लूडिंग, यहां लिखेंगे इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ COOH वाला कार्बन जोड़ करके अगर कहा जाए कि COOH वाले कार्बन को हटा के बताइए तो 15 रहेगा। ऐसे इसमें भी COOH वाला कार्बन जोड़ा गया है, तो CH3 रहेगा और CH2 रहेगा, और ये COOH ये 20 है तो ये 18 रहेगा। CH2 ब्रैकेट में आगे 18 कार्बन अंदर, एक 19 एक 20 कार्बन हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। अब लिपिड जो है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जानते हैं, ग्लिसरॉल को देख लीजिए, फैटी एसिड मैंने समझा दिया, आगे बोलते हैं ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल जो है उसका फॉर्मूला है CH2OH एंड CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, जिसको आप साधारण भाषा में उन्हीं को हम लिपिड कहते हैं। ठीक है, वो बनता कैसे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के जुड़ने से बनता, मतलब दो अलग अलग लिपिड के जुड़ने से, सिंपल लिपिड के जुड़ने से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स लिपिड बनेगा। ठीक है, तो जो आप बोलते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स जो लिपिड हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड वो बनते हैं किससे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। यहां पर दोनों के कैसे मिलेगा देखिए, और इनके टाइप जानते हैं, इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, मोनोग्लिसराइड, पहले ये देख लीजिए, ग्लिसराइड हो गया, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। सोप क्या है, ट्राइग्लिसराइड होता है ना, सोप साबुन जो होता है। ठीक है, इसमें मोनोग्लिसराइड देखिए, यहां दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, एस्टर। देखिए कैसे, ये आपका CH2OH और CH2OH, इसके साथ में जब फैटी एसिड आप जोड़ेंगे तो बताइए कौन सा है, मोनोग्लिसराइड है कि डाई है, मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड जुड़ जाएंगे तो डाइग्लिसराइड, तीनों के साथ जुड़ जाएगा फैटी एसिड तीनों के साथ तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब कैसे जुड़ेगा, तो बीच में बॉन्ड बनेगा, प्लस का सिंबल हटा करके मैं बॉन्ड बना के दिखा दी, ये देखिए, इसमें आप फैटी एसिड में क्या चीज होती है, फैटी एसिड में CH2 और आगे CH3, CH2 का होल N और आगे क्या है COOH, यही तो होता है ना।
इसको पलट करके इधर लगाते हैं तो COOH इधर लगा दिया मैंने, और आगे क्या हो गया CH2, आगे हो गया CH3, एक फैटी एसिड जोड़ दिया। इसका H, क्योंकि COOH से क्या चीज निकलेगा H, ठीक है, और इसका OH दोनों मिलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। क्या चीज हट जाएगी यहां से? H2O। जो बचेगा वो अब क्या बचेगा वो देखिए, वो बचेगा CH2 बचेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बीच में O है एक, ठीक है, और आगे ये सब लगा दे रहे हैं CH2 C डबल O, सॉरी CH3 इधर। COOH में से जब H हट गया और यहां से OH निकल गया, दोनों वाटर बना दिया, बच्चा COO। तो COO को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये बीच में कौन सा बॉन्ड है? O। ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये एस्टर बॉन्ड है। ये क्या है? एस्टर। एक अल्कोहल और एक एसिडिक ग्रुप जब आपस में जुड़ता है तो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें OH ग्रुप था पहले और यहाँ कौन सा ग्रुप था इसके अंदर? COOH। ये एसिडिक है और ये अल्कोहलिक है, दोनों जब जुड़ेगा वाटर रिलीज होगा, बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है फिर, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन बुक में लिखा है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड बॉन्ड बनाते हैं। फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं, मतलब एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा हुआ है। और कुछ छूट रहा लिपिड में? बताइए कुछ छूट रहा हो तो। अच्छा, ये सब लिखा गया होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो देखिए लिपिड में होते हैं सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड, और क्या होता है? डेराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो एक और चीज है, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर फास्फोरस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? फास्फोरस, तो उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, तो कहा जाए सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉस्फोलिपिड कौन सा है? सबसे ज्यादा मिलने वाला तो लेसिथिन। लेसिथिन, लेसिथिन। तो लेसिथिन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। कहां देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। कहां मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये आपको मतलब सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। तो उसमें लेसिथिन वाला फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, वो डेराइव्ड लिपिड है। स्टेरॉइड होते हैं, वो भी लिपिड होते हैं, ठीक। अब डायग्राम बुक में बना है कुछ चीजों का, वो डायग्राम देख लीजिए। देखिए सब लोग यहाँ पर, ये पहला डायग्राम है ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ग्लूकोज में ओपन रिंग होती है और एक ओपन चेन। ग्लूकोज ओपन चेन की फॉर्म में भी है और रिंग की फॉर्म में भी। ये डायग्राम रिंग का है, ठीक है। 5 कार्बन आपके रिंग में दिखाए गए हैं, एक ऑक्सीजन है और ऊपर CH2OH लगा है। मतलब अगर ग्लूकोज का डायग्राम बनाएंगे रिंग वाला तो इस तरीके से बनता है। इस पर CH2OH लगा दिया, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और छठवां कार्बन ये यहाँ चला गया। और एक OH लगाएंगे क्योंकि हर जगह यहाँ पर OH है, तो आप OH को ध्यान रखेंगे। इसमें OH ऊपर है, इसमें OH नीचे है, मतलब सब जगह OH नीचे है। कैसे ध्यान रखना है? सब जगह OH नीचे है, 3 नंबर वाले पर OH बीटा पोजीशन पर है। ये ऊपर वाली पोजीशन क्या होती है? बीटा, नीचे वाली पोजीशन अल्फा होती है, ठीक है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। आगे है राइबोज। तो राइबोज मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड पढ़ाते समय, राइबोज को तो बहुत ढंग से बताया था। यहां पर OH मिलेगा कि नहीं मिलेगा? OH मिलेगा। डीऑक्सी राइबोज में OH नहीं रहता है, ध्यान रखना है, राइबोज है ये, ठीक है, पेंटोज शुगर। और यहाँ पर CH2OH है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन की शुगर को क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। दरअसल में इसमें सभी का डायग्राम दे दिया गया है, जब पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट उसमें आएगा ये, ठीक है। ग्लाइसिन पढ़ा दिया आपको। एलेनिन में क्या रखेंगे? नीचे CH2 ध्यान रखना है, और सीरीन में CH2 के साथ में OH लगा देंगे, ठीक, रख लीजिएगा। फैटी एसिड का डायग्राम ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी,
CH3 CH2 का, और इसके बाद में आगे लिखा है COOH, ठीक है, एक फैटी एसिड हो गया। ग्लिसरॉल बता दिया आपको, ट्राइग्लिसराइड अभी बना के दिखाया मैंने। ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड को जोड़ेंगे, 3 जगहों पर फैटी एसिड जोड़ा जा रहा है, एक ऊपर फैटी एसिड, एक इधर और एक इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है, बीच में एस्टर बॉन्ड है। और ये है फॉस्फोलिपिड, इसको थोड़ा सा रटना है आपको। भाई देखिए यहां तक तो समझ में आ रहा है। इसमें आप सीधे सीधे CH2, ये जो देख रहे हैं ये नाइट्रोजन, यहाँ किनारे देखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन लगी है, तो इस दिमाग में इस फॉर्मूले को रखिएगा कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में रिंग आपको दिखाई दे रही है, कोलेस्ट्रॉल में आपको रिंग दिखाई देंगे, ठीक है। केवल ऐसी डायग्राम दे दीजिए, पूछे क्या चीज है ये, तो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 2 चीजें आपको याद रखनी है, जो थोड़ी टिपिकल पड़ेंगी, बाकी तो आपको आसान है। ये एडेनिन का डायग्राम है, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, कितनी रिंग्स होती हैं, 2 रिंग। और ये आपको एडेनोसिन है, तो एडेनिन के साथ में जब क्या जोड़ देंगे, शुगर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन बन जाएगा, ठीक है। और एडिनैलिक एसिड कैसे बनेगा, फॉस्फेट भी जोड़ देंगे, तो एडिनैलिक एसिड बन जाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। ये आपको यूरेसिल है, यूरिडीन कैसे बनेगा, शुगर जोड़ करके, और ये यही नहीं है, न्यूक्लियोटाइड, कोई बात नहीं दिया इसने। हाँ ये बोला ये न्यूक्लियोटाइड है, देखिए, अरे इधर देख लो, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और ये नाइट्रोजन बेस। अरे कोई समस्या हो तो बताइए किसी को। तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी आपका हो गया। बायो मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप मैंने आपको बता दिए। ये जो मैं टेबल खोज रहा था वो यहां पर दी हुई है, लिखा है ना, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका कंपोजिशन, सबसे ज्यादा वाटर है, उसके बाद सब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं, टाइम तो नहीं हो गया है, जल्दी मत करिएगा, ठीक, रखे रहिएगा। ठीक है, जाइए अगली बार, है ना, टाइम भी हो गया है, तो अगली बार प्रोटीन पढ़ाना है। देखिए अब आप लोगों का टेस्ट होगा फुल सिलेबस 11th क्लास का। 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो इस सैटरडे को, हाँ इसी सैटरडे को, क्या कर रहे हैं, आ जाएगा इसी सैटरडे को होगा पूरा 11th क्लास का। बायोमॉलिक्यूल मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, सैटरडे पे जो होगा बायोमॉलिक्यूल भी आएगा उसमें, ठीक है। यही चैप्टर बाकी रह गया था, क्योंकि इसके बाद अप्रैल में ना फुल सिलेबस वाला 1-2 टेस्ट होना है, फुल सिलेबस, इसीलिए आपको क्लास 11th वाला इधर करा दूंगा, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।